मतलब चीजें हैं, सब कुछ ही मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों को डिस्प्ले करने वाला हूँ, फ्लो चार्ट्स बताने वाला हूँ साथ साथ, और उनकी सिग्निफिकेंस बताने वाला हूँ। एक दफा आप लोग मेरे साथ ये डिस्कस कर लीजिए, फिर हम लोग बाकी डिजीजेस को देखते हैं, क्योंकि मुझे यही डर है कि ये अगर मैंने आप लोग को आज चार्ट ना समझाए तो हमारे बाकी थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये इतने इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, और डेविडसन तो फेमस ही इस वजह से है, लोग पढ़ते ही इस वजह से हैं कि वहां पे फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में जबरदस्त जबरदस्त चीजें दी हुई हैं। काइंडली सब बच्चे मेरा एरो को फॉलो करेंगे। बहुत कॉमन क्लासिफिकेशन है जो कि आपको एग्जाम में आ जाया करती है कि क्लासीफाई द गिव न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी सी आगे एग्जांपल भी दूंगा और बताऊंगा कि कौन सी एक क्लासिफिकेशन एक कंट्री की हमें आ चुकी थी और उसकी वजह से बच्चों ने कैसे सफर किया था, मैं पूरी बात अभी बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखें, क्लास 1 के अंदर है कि किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है ड्यूरिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटी। बंदा खुल डुल के अपना काम कर सकता है, उसको हार्ट से रिलेटेड कार्डियक सिम्टम्स कोई नहीं आ रहे। क्लास 2 बेसिकली है हार्ट के फंक्शन से रिलेटेड, कि थोड़ी बहुत लिमिटेशन उसको है ऑर्डिनरी एक्टिविटी करने से, वरना उसको सिवियर किस्म के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। जैसे हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, एक और स्लाइड आपके लिए रेडी है। क्लास 3 के अंदर बच्चा आपको यह पता होना चाहिए कि मार्क लिमिटेशन है नॉर्मल एक्टिविटीज की विदाउट सिम्टम्स एट रेस्ट। ठीक है, यानी कि रेस्ट के ऊपर तो बंदा ठीक है, लेकिन नॉर्मल एक्टिविटीज में उसकी मार्क लिमिटेशन है। ठीक है, और क्लास 4 के अंदर यह है कि चाहे वो रेस्ट पे भी उसको सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और फिजिकल उसकी एक्टिविटी उसके लिए टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, नो लिमिटेशन, स्लाइट लिमिटेशन, मार्क लिमिटेशन, अनएबल टू अंडरटेक। ये चार बातें हैं, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चे जो आप लोग को ये देखें, ये आपको बताना है कि कार्डिक चेस्ट पेन और नॉन कार्डिक चेस्ट पेन को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। यूजुअल जो आपको साइलेंट सिम्टम्स बता रहा हूं वो देखें कि कार्डिक चेस्ट पेन यूजुअली सेंट्रल होता है, डिफ्यूज होता है। जो नॉन कार्डियक ऑरिजिन का होता है बच्चे, वो यूजुअली पेरिफेरल होता है और लोकलाइज्ड होता है। जो कार्डिक पेन होता है बच्चे, वो यूजुअली रेडिएट करता है जॉ की तरफ, नेक की तरफ, और जॉ में बच्चे लोअर जॉ में। ठीक है, अपर जॉ के अंदर बहुत रेयर है। नेक में रेडिएट कर सकता है, शोल्डर्स में रेडिएट कर सकता है, आर्म में रेडिएट कर सकता है, और इवन बैक में भी कर सकता है। नॉन कार्डियक रेडिएट नहीं करता इतना। दूसरी बात बच्चे, कैरेक्टर क्या होता है बच्चे, जब भी आप एमआई के पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे ना, खासतौर पे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, तो वो कहेगा ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जकड़ लिया है मुझे मुझे मेरा दिल जो है वो उसको मरोड़ दिया है किसी ने लेके, उस पर कोई पंजा मारा है। ऐसे ऐसे इस तरह के लफ्ज आपको सुनने को मिलेंगे। तो टाइट, स्क्वीजिंग या चोकिंग कैरेक्टर होता है, जबकि जो नॉन कार्डिक पेन होता है वो स्टैबिंग हो सकता है या शार्प हो सकता है, पिन प्रिक सेंसेशन वाला भी हो सकता है। प्रेसिपिटेशन ये है कि एक्सर्शन से और खास तौर पे इमोशनल स्टिमुलाई से। इंडिया के ड्रामे, पाकिस्तान के ड्रामे, फिल्में देख देख के आप लोग थक गए होंगे, जिसमें दिखाते हैं कि ओ मेरी बेटी घर से भाग गई और फौरन दिल का दौरा पड़ जाता है, मेरे बेटे ने खुदकशी कर ली और फौरन दिल का दौरा पड़ जाता है। ऑब्वियसली ये कंडीशन ऐसी हैं बच्चे जिसके अंदर इवेंट्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग टू मॉक अबाउट। लेकिन ये इंस्टेंस आप लोग को इसलिए कोट किया है कि इमोशनल स्टिमुलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपके माइंड में ये आएगा कि वो कैसे प्ले करते हैं बच्चे, वो प्ले ऐसे करते हैं कि इमोशनल स्टिमुलस जो होता है ना, वो ट्रिगर करता है आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। सिंपैथेटिक एक्टिविटी होने की वजह से वेसल्स की टोन में चेंजेस आती है, जिसकी वजह से जो वेसोमोटर टोन होती है वो चेंज होती है, और जो क्लॉट होता है वो डिसलॉज होके जाके कोरोनरी आर्टरीज में लग सकता है और फौरन एक्यूट एमआई करवा सकता है एम्बोलस की फॉर्म में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इमोशनल स्टिमुलाई की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी ट्रिगर होती है, जिसकी वजह से अगर किसी और वेसल में क्लॉट बना हुआ है तो आपको जो वेसोमोटर टोन की चेंजेस होती है उसकी वजह से वहां पे वो क्लॉट, वो थ्रोम्बस डिसलॉज होके एम्बोलस की फॉर्म में ट्रेवल करके एमआई करवा सकता है। उसके बाद बच्चे, ये मैंने एक रीजन बताया, और भी काफी हैं। रिलीजिंग फैक्टर्स में बच्चे आप ये देखें कि कार्डिक पेन रेस्ट से काफी ज्यादा ठीक होता है, लेकिन नॉन कार्डिक नहीं ठीक होता, उसके लिए आपको कोई ना कोई पेन किलर लेना पड़ता है। उसके बाद बच्चे एसोसिएटेड फीचर्स में आप देखें कि ब्रेथलेसनेस बहुत ही कॉमनली एसोसिएटेड है रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट जो इसके अंदर हो जाती है। उसके बाद बच्चे, अगर मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम ये करवाने लगा हूं, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी इस एंजाइना की टाइप्स पे। बल्कि एक सेकंड में देखूं अगर वो आगे है, नहीं, ठीक हो गया। चलो बच्चे, अब आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है ये बेसिकली क्या है। आप लोग मेरी वॉइस पे थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि मैं ये चीज आप लोगों को नहीं लिखवा रहा, आप लोग की बुक्स में ऑलरेडी लिखी हुई है।
सिर्फ मेरी आवाज सुन के थोड़ा सा अपने माइंड में लेके आए। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है या कॉरोनरी हार्ट डिजीज, बेसिकली कॉरोनरी हार्ट डिजीज एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारी डिजीजेस आ जाती हैं। स्टेबल एंजाइना आ सकता है, अनस्टेबल एंजाइना आ सकता है, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन आ सकता है, हार्ट फेलियर आ सकता है, एरिथमियाज आ सकते हैं, और सडन कार्डियक डेथ आ सकती है। ठीक हो गया। ये बहुत एक ब्रॉड डिजीज है जिसके अंदर ये आता है, तो हम लोग इंडिविजुअली हर डिजीज को स्टडी करेंगे। अब बच्चे मैं आप लोगों को ये बता दूं नेक्स्ट इसके अंदर कि ये आपके पास बहुत खूबसूरत एक डायग्राम दिखाई हुई है स्टेबल एंजाइना की और अनस्टेबल एंजाइना के छोटे से कंपैरिजन की। तो बच्चे यहाँ पे ये देखिएगा कि स्टेबल एंजाइना में फिक्स्ड स्टीनोसिस होता है और अनस्टेबल में डायनामिक। मुराद क्या है इससे? बच्चे स्टेबल एंजाइना का जो स्टीनोसिस होता है ना, वो अर्ली स्टेज पे होता है, वो अभी फर्दर प्रोपिगेट नहीं करेगा, फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करेगा, लेकिन अनस्टेबल वाला रप्चर कर सकता है, अल्सरेट कर सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में बहुत एक इंपॉर्टेंट बात इसने लिखी है, जो पहली लाइन है, बड़ी खूबसूरत समरी है कि स्टेबल एंजाइना जो होती है वो डिमांड लेड होती है, इस्कीमिया उसमें, और अनस्टेबल में सप्लाई लेड। यानी कि स्टेबल एंजाइना में आप जितना ज्यादा एक्सर्ट करेंगे उतने ज्यादा सिम्टम्स आएंगे, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में जितना कम ब्लड का फ्लो होगा, जितना कम ब्लड प्रोवाइड होगा मायोकार्डियम के इस एरिया को, उतना ज्यादा पेन होगा। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल इस्कीमिया होता है, ब्लड वेसल के अंदर जितनी ज्यादा ऑक्लूजन होगी उतना कम ब्लड जाएगा मायोकार्डियम को, तो मायोकार्डियम को जब ब्लड कम जाएगा तो उतना ज्यादा पेन होगा। एंजाइना का वर्ड बेसिकली पेन के लिए है। अभी मैंने बताया स्टेबल एंजाइना एफर्ट से रिलेटेड है, अनस्टेबल डेथ पे भी हो सकती है, क्योंकि उसमें तो आपका जो क्लॉट है वो डिसलॉज भी हो सकता है, वो अल्सरेट भी कर सकता है। इसके अलावा बच्चे स्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स यूजुअली प्रिडिक्टेबल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं, और अनस्टेबल के अनप्रिडिक्टेबल। स्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स लॉन्ग टर्म रहते हैं, अल्टीमेटली फिर वो डेवलप कर जाती है अनस्टेबल में, और जब वो अनस्टेबल में डेवलप करती है तो फिर शॉर्ट टर्म सिम्टम्स होते हैं और सिवियर किस्म का पेन होता है, मतलब एक्यूट एपिसोड उसके अंदर ज्यादा कॉमन है। रिस्क असेसमेंट पे अगर बच्चे आप आए तो इस केस में डिफ्यूजली टेस्ट के नेम लिखे हैं, वो बेशक आप लोग यहाँ से देख लीजिए, वो मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली नहीं बता रहा क्योंकि अभी हम लोगों ने हर डिजीज को इंडिविजुअली डील करना है। अब बच्चे यहाँ पे आप लोग देखें कॉरोनरी सिंड्रोम को, यहाँ पे हमने एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम को कैसे ट्रीट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्लो चार्ट है, आप लोगों के प्रॉफ के अंदर ये आ जाता होता है कि आप लोग एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम की मैनेजमेंट लिखें। अब बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े नोट छापने लग जाते हैं, नोट छापने की कतन कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से बेसिकली कॉन्सेप्ट ले, मैं आप लोगों को डायग्राम को जूम करके एक एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम की जो बाकी डिटेल्स होंगी, इन्वेस्टिगेशन और सिम्टम से रिलेटेड, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले ये देखें इमीडिएट क्लिनिकल असेसमेंट क्या है कि ईसीजी आपने करनी है, ठीक है, 12 आवर का ट्रोपोनिन देखना है। उसके बाद बच्चे आपने पेशेंट को फौरन ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, कार्डिक रिदम की मॉनिटरिंग करनी है, किसी किस्म का एरिथमिया ना हो पाए। और हमारा प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसीएस प्रोटोकॉल, एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम लोग एसीएस प्रोटोकॉल में एस्पिरिन 300 मिलीग्राम देते हैं उसी वक्त, और क्लोपिडोग्रिल देते हैं 600 मिलीग्राम। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे हॉस्पिटल्स में ये देने की पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, मेटोप्रोलोल को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते आईवी, क्योंकि आईवी वो महंगी आती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो वैसे ही अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद बच्चे आप देखें कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन आप देखते हैं, एसटी सेगमेंट एलिवेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपकी कोई और अप्रोच होगी, लेकिन हम पहले इसको डिस्कस करते हैं कि अगर है तो फिर क्या है। अगर आपकी एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको मिल जाती है तो प्रेजेंटिंग आपकी जो है प्रेजेंटेशन 12 आवर्स से कम है सिम्टम्स की या ज्यादा है। बच्चे अगर 12 आवर्स से कम तक सिम्टम्स का ऑनसेट है, यानी कि अभी थोड़ा मतलब 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए सिम्टम्स हुए, तो फिर आप जाते हैं रीपरफ्यूजन थेरेपी पे। यानी कि फिर आप लोग क्या करते हैं कि जो कॉरोनरी आर्टरी के अंदर जो ऑक्लूजन होती है, जो थ्रोम्बस होता है, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं बाय परफॉर्मिंग पीसीआई। और पीसीआई क्या है बच्चे? परक्यूटेनियस कॉरोनरी इंटरवेंशन। परक्यूटेनियस कॉरोनरी इंटरवेंशन में आप स्किन के थ्रू एंटर करते हैं और आपके पास एक कैथीटर होता है जिसको हम कहते हैं कार्डिक कैथीटर, ठीक है, या कॉरोनरी परक्यूटेनियस वाला जो कैथीटर होता है। इस कैथीटर के एंड पे एक बलून लगा होता है। जब आप वेसल के अंदर बचे, ये मैं आप लोगों को एक दफा शो भी कर दूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक ब्लड वेसल है, आप लोग ले दे के यहाँ पे पहुंच गए अपना कैथीटर लेके, जब और यहाँ पे बच्चे मौजूद है आपका क्लॉट, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लॉट मौजूद है। कैथीटर को आप लोग थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे,
कैथीटर के एंड पे बच्चे यहाँ पे एक डीफ्लेटेड बलून होता है। डीफ्लेटेड बलून से मुराद ऐसा बलून जिसके अंदर एयर अभी नहीं है। जब वो यहाँ पे रीच करता है तो क्या करते हैं आप लोग, यहाँ से पीछे की तरफ से जो आपका सर्जन के पास, कार्डियोलॉजी वालों के पास कंट्रोल है, वो यहाँ से एयर को पुश करते हैं। जब एयर को पुश करेंगे बच्चे, ये बलून डायलेट कर जाएगा और इस बलून के डायलेट करने की वजह से ये क्लॉट जो होगा ये यहाँ से डिसलॉज हो जाएगा। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन को बेसिकली हम लोग इस तरह डील करते हैं। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि रैपिड पीसीआई अगर अवेलेबल है तो साथ वो करने के बाद आप लोग देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट आईवी देते हैं, जिसके अंदर आपका आता है एप्सिक्सीमैब। ठीक है, एप्सिक्सीमैब बच्चे आप लोगों ने बहुत कॉमनली पढ़ा है फार्माकोलॉजी के अंदर, ABCIXIMAB। उसके बाद बच्चे आप लोग इमरजेंसी और साथ इमरजेंसी पीसीआई मतलब करते हैं ना। इसके अलावा बच्चे आखिर में आप लोग मेंटेनेंस करते हैं हॉस्पिटल में, उस बंदे को स्टेंट भी प्लेस, क्लॉट की डिसलॉजमेंट कर देते हैं बेसिकली। और अगर आपने स्टेंट प्लेस करने की जरूरत पड़ी है तो एंजियोप्लास्टी करने की मतलब, या एंजियोप्लास्टी तो नहीं, खैर स्टेंट प्लेस करने की वैसे ही आपको अगर जरूरत पड़ी है तो फिर आप लोग साथ उसके फोंडापेरिनॉक्स देंगे जो कि सिंथेटिक प्रिपरेशन है हेपारिन की, और या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दे सकते हैं। ठीक है, स्टैटिन देंगे कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए, क्लोपिडोग्रेल देंगे एंटीप्लेटलेट के तौर पे, एस्पिरिन भी इसलिए देंगे, साथ ही साथ बच्चे बीटा ब्लॉकर और एस थेरेपी भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग आए कि अगर पेशेंट रैपिड पीसीआई अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ये देखते हैं कि पेशेंट थ्रोम्बोलिसिस के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर वो थ्रोम्बोलाइसिस के लिए एलिजिबल होता है तो फिर आप थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देते हैं। और कौन सा थ्रोम्बोलिटिक एजेंट कॉमनली हॉस्पिटल्स में यूज होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, आईवी की फॉर्म में। साथ आप लोग हेपारिन की फॉर्मुलेशन भी देते हैं। अगर परफ्यूजन फेल हुई है तो फिर आप उसको हॉस्पिटल में, परफ्यूजन फेल हुई है, अगर नहीं हुई तो फिर आप लोग उसको दोबारा ठहराएंगे। ठीक हो गया, ये बेसिकली, हाँ ये वाला एरो यही कह रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप लोग आए यहाँ पे कि अगर बंदा थ्रोम्बोलिसिस के लिए भी नहीं अवेलेबल, नहीं एलिजिबल, तो फिर आप ये देखें कि प्राइमरी पीसीआई आपको करना पड़ेगा उसका। प्राइमरी पीसीआई के अंदर बच्चे क्या होता है कि यही वाली बात आप रिपीट कर सकते हैं, और अगर प्राइमरी पीसीआई भी नहीं कर सकते और आपको ये भी पता है कि उसका एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं है, हर तरफ से ना 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 हो गई है, तो फिर आप फोंडापेरिनॉक्स पे आएंगे और उसको हेपारिन देंगे, साथ ही साथ आप नाइट्रेट्स की इन्फ्यूजन चला देंगे। ठीक हो गया। नाइट्रेट्स क्या काम करते हैं बच्चे? नाइट्रेट्स वो एजेंट हैं जो कि बड़े अच्छे वीनो डायलेटर्स हैं, जो कि वीनस पूलिंग कराते हैं और हार्ट के ऊपर जो प्री लोड होता है बेसिकली वो कम करवाते हैं। प्री लोड बेसिकली ब्लड का वो वॉल्यूम होता है जो कि हार्ट के अंदर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वीनस रिटर्न। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि ग्रेस स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ग्रेस स्कोर का मैं भी आपको आगे बताता हूँ वो क्या होता है। उसके हिसाब से आप दोबारा असेसमेंट करते हैं और सिम्टम्स को देखते हैं और आपका अल्टीमेट ट्रीटमेंट फिर वही वाला आता है। तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए समझना, याद करना बहुत जरूरी है। जो बच्चा, खैर आप लोग इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना बनाएं, लेकिन आपके फ्लो चार्ट में कम से कम दो कंपोनेंट तो होने चाहिए ना, कि एक अगर बंदा पीसीआई के लिए वो है आइडियल थेरेपी जो होती है एसीएस की, वो पीसीआई ही होती है। हम लोग थ्रोम्बोलिसिस को प्रेफर नहीं करते, लेकिन चूंकि हमारा गरीब मुल्क है, हम लोग इतनी सारी पीसीआई अफोर्ड नहीं कर सकते, खास तौर पे यंग पेशेंट हो तो फिर हम करते हैं, वरना हम नहीं करते। तो यंग पेशेंट अगर ना हो तो फिर तो हम लोग तोबा तोबा, बस आप लोग हॉस्पिटल में आकर खुद ही देख लीजिएगा कि फिर हम लोग क्या करते हैं। चलो बच्चों, अब ये देखो मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ निकाला है। इस ग्राफ ने तो पीछा ही नहीं छोड़ना। सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में भी ये इंपॉर्टेंट था, फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी में भी कार्डियक फंक्शन टेस्ट के अंदर ये आना चाहिए, फाइनल ईयर में भी आना चाहिए, पूरी उम्र के लिए ये आना चाहिए। कार्डियक बच्चे मार्कर्स आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले कौन सा प्रोड्यूस होता है। अब बच्चे मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पे बताता चलूं। ये जो, हाँ एक सेकेंड, हाँ बच्चे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि हार्ट के एमआई में सबसे पहली जो प्रोटीन रेज होती है ना, वो होती है मायोग्लोबिन। ठीक है, मसल की डिसरप्शन हुई है ना तो मायोग्लोबिन सबसे पहले रेज होती है। अब मैं आपको ये बताता हूं बच्चे, आप लोग जितनी भी एमसीक्यूज की बुक उठा कर देख लें जिनके अंदर यूनिवर्सिटीज के पास क्वेश्चन आए हैं, खासतौर पर मैं पंजाब के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो कि यूएचएस को एग्जाम देते हैं, तो उनके अंदर बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, और पता नहीं यूएचएस इसमें क्या करती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि आपसे पूछा जाता है which one of the following enzymes is first raised in, is earliest raised in MI, और आपको ऑप्शन दी होती है मायोग्लोबिन, एलडीएच, एएसटी, ट्रोपोनिन या सीके। तो बच्चे आप ये देखें कि जब मैंने अभी तक जितनी भी बुक्स देखी है, इवन एफसीपीएस पार्ट 1 की भी, उन्होंने उसके अंदर मार्क किया होता है मायोग्लोबिन।
भाई मायोग्लोबिन तो एंजाइम है ही नहीं। मायोग्लोबिन एल्डिएस्टरेज होता है, लेकिन मायोग्लोबिन इज नॉट एन एंजाइम। मायोग्लोबिन इज अ काउंटर पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इन मसल्स। ठीक हो गया, इट्स बेसिकली मस्कुलर हीम प्रोटीन, आप ये कह लें। तो जब भी एंजाइम आता है तो एलडीएच पहला एंजाइम बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात खुद खुल के बता रहा हूं कि मैंने एमसीक्यू बुक्स में देखा, उन्होंने मायोग्लोबिन को टिक किया होता है। मुझे नहीं पता उनके पास क्या लॉजिक है, मैंने तो कहीं भी नहीं पढ़ा कि मायोग्लोबिन एंजाइम का काम भी करता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मुझे व्हाट्सएप में जरूर बताइएगा। बाकी बच्चे जो इनकी साइक्लिकल चेंजेस है वो आप लोग देख लीजिए। आपको जब भी कहा जाए कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हम लोग कौन सा करते हैं, तो आप लोगों ने कहना ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है वो सबसे अच्छा टेस्ट है अपने अर्ली टाइम के हिसाब से, पीक के हिसाब से, और जितनी देर के लिए वो रहता है। ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन से वाला सीके प्रेफर किया जाता है, तो सीके की आपको पता है, बायोकेम में आप लोग पढ़े हैं, क्रिएटिन काइनेज की 3 टाइप्स होती हैं, सीके एमएम, सीके एमबी और सीके बीबी। तो आप लोग ये देखें कि सी के एम एम और एम बी प्रेफर किया जाता है, सी के बी बी नहीं करते, क्योंकि वो ब्रेन में पाया जाता है। ये मैं इसके आइसो एंजाइम्स की बात कर रहा था। उसके बाद बचे नेक्स्ट डायग्राम जो आप लोगों के लिए मैंने रखी है, और मैं चाह रहा था कि डेविडसन से आप लोग देखें। बहुत अच्छी डायग्राम इसने दी हुई है कि एओर्टिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं और इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चे ये देखें कि जो एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है ये कहाँ कहाँ पे डेवलप कर सकता है। आपका एक एमसीक्यू है, बहुत कॉमनली, काइंडली इसको नोट कर लीजिए। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सेंट्रल आर्टीरियल एन्यूरिज्म। सेंट्रल जो आपकी आर्टरीज हैं बॉडी में, उनके अंदर मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म किसका है? तो आपने याद रखना है कि एब्डोमिनल एओर्टा का एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म है, सेंट्रल। अगर आपसे ये पूछा जाए मोस्ट कॉमन पेरिफेरल एन्यूरिज्म कौन सा है, मैं दोबारा दूसरा एमसीक्यू बोल रहा हूं, मोस्ट कॉमन पेरिफेरल आर्टीरियल एन्यूरिज्म कौन सा है, तो आपने कहना पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी जो कि फेमोरल आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन होती है, एडक्टर हाइटस से गुजरने के बाद पॉप्लिटियल फोसा में ट्रेवल करती है, उसका एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म है पेरिफेरल आर्टरीज में। लेकिन ओवरऑल मोस्ट कॉमन एओर्टा का ही है। और याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा देंगे। आपने हमेशा डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा को मार्क करना है। उसके बाद बच्चे आप आ जाए, इसने बताया डायलेटेड थोरेसिक एओर्टा जो होती है वो मार्फन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक है, और मार्फन सिंड्रोम के अंदर ही एओर्टिक डायसेक्शन भी कॉमन होती है। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है बच्चे? फिब्रिलिन 1 जीन की म्यूटेशन का सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे टिपिकल फीचर्स मिलते हैं। पद लंबा मिलता है, रेक्नोडक्टिली मिलती है, एओर्टिक इसके डायसेक्शन के फीचर्स मिलते हैं, एक्टोपिया लेंटिस मिलता है, लेंस की डिसलोकेशन बेसिकली मिलती है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ बच्चे सेक्युलर थोरेसिक इसके ऊपर, एन्यूरिज्म के ऊपर। तो सबसे पहले तो बच्चे आप लोगों ने फोर्थ ईयर में ये पढ़ी है कि एन्यूरिज्म की 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं वो भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक वेसल है तो सेक्युलर होता है सैक लाइक। ठीक हो गया। और बच्चे एक सेकंड, ये फिगर में भी आप लोगों को मैं एक दफा दिखा दूं, को रिलेट कर लें। ये सेक्युलर एन्यूरिज्म देखो बच्चे, इसने शो किया है। और जो फ्यूजी फॉर्म होता है बच्चे, वो आपको थिन अपेयर होता है और यूजुअली एक साइड की तरफ अपेयर होता है एन्यूरिज्म। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप लोग आ जाए नीचे यहाँ पे, तो आप लोग फोर्थ ईयर की रॉबिन्स में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हुए हैं एओर्टिक डायसेक्शन की क्लासिफिकेशन। ये कौन सी क्लासिफिकेशन दी हुई है? ये दी हुई है डीबैकीज क्लासिफिकेशन, DEBAKE''S। टाइप ए और टाइप बी डीबैकी क्लासिफिकेशन। टाइप ए के अंदर फर्दर 2 टाइप्स हैं, 1, 2 और 3। 1 के अंदर बच्चे क्या है, सिर्फ असेंडिंग एओर्टा की रूट की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। 2 के अंदर जो टाइप ए क्लासिफिकेशन है लेकिन 2 है, उसके अंदर पूरी कंसेंट्रिक इन्वॉल्वमेंट है, एओर्टिक डायसेक्शन हुई हुई है थ्रू आउट द एओर्टा। ठीक हो गया। असेंडिंग भी, आर्च भी, डिसेंडिंग भी। और जो टाइप बी है बच्चे, उसके अंदर असेंडिंग और आर्च ऑफ एओर्टा सेफ है, सिर्फ आपकी डिसेंडिंग जो एओर्टा होती है, चाहे वो थोरेसिक हो या एब्डोमिनल, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये थी आपकी डीबैकी क्लासिफिकेशन ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म। उसके बाद बच्चे आ जाए हाइपरटेंशन के प्रेशर्स के ऊपर। ये बच्चे मैं आप लोगों को डायरेक्टली इसकी सिर्फ पिक्चर दे रहा हूं, आप लोग इसकी पिक्चर लेके ये वाले प्रेशर्स को स्टडी कीजिए कि आप लोग ये देखें कि आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन पे अक्सर आपसे प्रॉफ में सवाल किया जाता है कि आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। तो याद रखना, जब भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 160 तक, 140 से रीच करे और डायस्टोलिक नॉर्मली हो, नॉर्मली डायस्टोलिक जो होता है वो हम लोग 80 से 120 तक देते हैं, लेकिन 90 तक भी जाएगा। ठीक है, 90 से मतलब कम हो।
तो 90 से कम हो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक इतना ऊपर बढ़ा हो तो फिर उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक। ठीक हो गया। ये सवाल बहुत कॉमनली आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, लेकिन जितनी भी प्रेशर वैल्यूज यहाँ पे दी हैं वो आपने करनी है। दूसरा बच्चे, हमारा प्रॉफ के अंदर ये एमसीक्यू आया था, इवन के हमने आई फोर्थ ईयर के अंदर पढ़ी होती है पंजाब के स्टूडेंट्स ने, लेकिन हमें फाइनल ईयर में भी, क्योंकि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी तो आपने हाइपरटेंशन में पढ़नी ही है, तो हमें यह क्वेश्चन आया था कि एक बंदा है जिसको आर्टीरियो वीनस निपिंग मिली है आपको, और साथ आर्ट्रियोल्स की टॉर्चुओसिटी, तो कौन सी ग्रेड की हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है? इट वाज ग्रेड 2। ठीक हो गया। ग्रेड 1 के अंदर बच्चे आर्टीरियोलर थिकनिंग होती है, टॉर्चुओसिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर वायरिंग। ग्रेड 2 के अंदर ग्रेड 1 का फीचर भी हो सकता है और निपिंग मिलती है, कंस्ट्रक्शन मिलती है ऑफ वेन्स एट आर्टीरियल क्रॉसिंग। इस बात का क्या मतलब है बच्चे? इस बात का ये मतलब है कि जहां फॉर एग्जांपल ये आपकी आर्टरी एक गुजर रही है और यहाँ पे नीचे एक वेन गुजर रही है, तो वेन इस जगह पे कंस्ट्रक्ट कर जाएगी और फिर यहाँ पे निकलेगी। इसको हम लोग कहते हैं कि आर्टेरियो वीनस निपिंग है। उसके बाद है ग्रेड 3। ग्रेड 3 के अंदर बच्चे ग्रेड 2 का एविडेंस भी आपको मिल सकता है और साथ ही साथ रेटिनल इस्कीमिया भी मिल सकता है। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक बात जो आती है वो आती है कॉटन वूल एक्सुडेट्स की। एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो उनका एमसीक्यू बैंक है उसमें बड़ी दफा पूछा गया कि कौन से वाला ग्रेड है। और याद रखिएगा कि पेपल एडीमा जब भी मैनिफेस्ट हो आपको ऑफ्थेल्मोस्कोपी के ऊपर, तो हमेशा वो ग्रेड 4 होगा। ठीक है, लेकिन बात एसोसिएटेड फीचर्स और होने चाहिए। उसके बाद बच्चे आप लोग आ जाओ इसके ऊपर। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये आखिरी दो हमारे चार्ट हैं, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। मैं आप लोगों को बहुत पते की बात बता रहा हूँ, खास तौर पे पंजाब के स्टूडेंट्स को जिन्होंने यूएचएस का पेपर देना है। मेरी बात गौर से सुनिए सब बच्चे। बच्चे, हम लोगों को हमारे फाइनल ईयर के प्रॉफ में ये क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश गाइडलाइंस लिखें ब्लड प्रेशर को मैनेज करने वाली, और यहाँ पे कैप्लान पढ़ने वाले बच्चे मार खा गए थे। 5 नंबर का सवाल आया था ये, और 5 के 5 नंबर का सवाल गलत हुआ था उन बच्चों का जिन्होंने सिर्फ कैप्लान पढ़ी थी। और इवन जो बच्चे डेविडसन पढ़ते भी हैं उन्होंने इतनी चीज कहाँ पे पढ़ी होगी? हाइपरटेंशन का टॉपिक तो वैसे ही फाइनल ईयर का बच्चा कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि सब ये समझते हैं हाइपरटेंशन ले, ये तो मैं फोर्थ ईयर से पढ़ता आ रहा हूँ, मुझे पता है हाइपरटेंशन क्या होती है। किसी को भी नहीं पता हम में से, इतना डिटेल टॉपिक है ये। मैं इसलिए इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। अब आप लोगों को एक पैराडॉक्सिकल बात बताता हूँ, जरा गौर से देखना। यहाँ पे देखो, इस चार्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी गाइडलाइंस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी गाइडलाइंस। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया कि ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी गाइडलाइंस लिखें। अब उसके हिसाब से तो चार्ट ये बनता है, लेकिन उन्होंने बीच में सवाल ये डाल दिया कि फिर ये देखो, ये इस डायग्राम को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि 55 ईयर से कम वाले में मैनेजमेंट क्या होगी और 55 ईयर से ज्यादा वाले में मैनेजमेंट क्या होगी। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे कि जो ये वाली मैनेजमेंट दी हुई है ये भी ब्रिटिश हाइपरटेंसिव सोसाइटी की है और ये वाली भी उसकी है। तो अगर आपको कभी एज का रेफरेंस दे के पूछी जाए तो आप लोग ये वाली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और हमारे प्रॉफ के क्वेश्चन का आंसर भी यही था। लेकिन बहुत से बच्चे ये ड्रॉ करके आए थे, मुझे नहीं पता नंबर कैसे आए हैं कैसे नहीं आए। ये मतलब नहीं है कि आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया तो ये गलत हो गई है, लेकिन 55 ईयर्स की एज का जो रेफरेंस था वो बेसिकली उन्होंने ना पार्ट बना के पूछा था कि 55 से कम हो तो आप स्टेप 1 थेरेपी क्या देंगे, 55 से ज्यादा हो तो क्या देंगे, इसलिए वहां पे ये वाली डायग्राम बनती थी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हाइपरटेंशन की स्टेप वाइज मैनेजमेंट क्या होती है। और से देखिए, सबसे पहले पेशेंट आपको सिम्टोमेटोलॉजी बताएगा, कंसल्ट करेगा, आप देखेंगे डायबिटीज है या नहीं। अगर नहीं है तो आप ये जो इसने बात लिखी है ना, ऑफर केयर अकॉर्डिंग टू नेशनल गाइडेंस, ये यूके में चलती है एनएचएस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो डायबिटीज है तो उसको भी हम साथ ही मैनेज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है, अगर डायबिटीज नहीं है और प्रीवियस कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है तो फिर भी आप लोग देखेंगे नेशनल गाइडलाइंस। अगर वो भी नहीं है और सिर्फ रेज्ड बीपी है तो फिर आप लोग सबसे पहले उसको कहेंगे कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे और बीपी मैयर करे 2 फर्दर ओकेजन पे। ठीक है। फर्दर ओकेजन से मुराद ये कि रैंडमली मैयर करे, और हाइपरटेंशन आप लोग असेस करेंगे। उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखेंगे कि हाइपरटेंशन है, अगर है उसके बाद भी, इन चेंजेस के बाद भी, ये देखें यहाँ पे इसने ना बहुत खूबसूरत आपको टारगेट दिए हुए हैं। प्लीज आपको कम से कम ये वाला टारगेट लाजमी आना चाहिए। तो ट्रीटमेंट्स का टारगेट ये है कि बीपी 140/90 से कम हो जाए। हम सिस्टोलिक बीपी 140 और डायस्टोलिक 90 तक अलाउ कर देते हैं। उसके बाद है नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर, ऑफर ऑफ फॉर्मल कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट। आप उसकी रिस्क असेसमेंट करवाइए, डिफरेंट स्कोर्स मौजूद हैं। आप देखें कहीं उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं है,
सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये होती है कि किसी और ऑर्गन की वजह से तो उसको हाइपरटेंशन नहीं हुई हुई, जैसे किडनी की कोई डिजीज है, कोई फियोक्रोमोसाइटोमा है, मिसाल दे रहा हूं आपको। तो फिर आप उसको स्पेशलिस्ट रेफर करेंगे उस ऑर्गन के डॉक्टर के पास। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप ड्रग थेरेपी ऑफर करेंगे, ठीक है? और वो उसको फॉलो करेगा। और अगर बीपी का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो फिर आप दोबारा ड्रग्स को रिकंसिडर करेंगे, ठीक हो गया? और बीपी का क्राइटेरिया पूरा होता है तो फिर आप रिव्यू करेंगे विद इन 1 ईयर कि आपने उसको बीपी की ड्रग्स उतरवानी है या नहीं उतरवानी। दूसरी चीज, अगर बंदा लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दे फिर उतार सकता है, वरना नहीं उतार सकता। क्राइटेरियन फॉर ड्रग थेरेपी भी आप देखेंगे और उसको भी रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट जो डायग्राम है बच्चे, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोग ये एब्रीविएशन और से पढ़ लीजिए, बहुत इजी दी हुई है। ए फॉर एस इनहिबिटर्स, ठीक है? अच्छा, कंसिडर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इफ एस इंटॉलरेंट। देखें बच्चे, जो एस इनहिबिटर्स होते हैं उनका नुकसान ये होता है कि उनकी वजह से दो मेन साइड इफेक्ट्स होते हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। एस इनहिबिटर्स की वजह से बंदे को ड्राई कफ हो सकती है। नंबर 2, उसकी वजह से आपको एंजियोएडिमा हो सकता है। तो अगर एक बंदा ये चीजें डेवलप करता है तो आप उसको एस इनहिबिटर से हटा के एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर पे ले आते हैं, ठीक है? सी से बनता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डी से बनता है थायराइड टाइप डाययूरेटिक। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के मतलब बच्चे आप लोगों को एक मजे की बात और बता दूं, आप लोगों की फार्माकोलॉजी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कार्डियक डिप्रेशन और दूसरे होते हैं बच्चे नॉन डिप्रेशन। जो कार्डियक नॉन डिप्रेशन है ना, उसके अंदर सारी डिपीन आती हैं। कौन सी डिपीन? एम्लोडिपीन, निकार्डिपीन, निमोडिपीन, ये सारी आपकी नॉन डिप्रेसेंट हैं, ठीक हो गया? इनको बेसिकली हम लोग डायहाइड्रोपायरिडीन कहते हैं। और जो कार्डियक डिप्रेसेंट्स हैं उसके अंदर आपकी आती हैं बच्चे डिल्टियाजिन और साथ वेरापामिल। तो जो अगर एक बंदे की कार्डियक हिस्ट्री है, कोई उसको इवेंट रह चुका है, फिर तो आप लोग कार्डियक डिप्रेशन कभी भी उसको नहीं देंगे, ठीक हो गया? और वैसे भी आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉमनली जो है वो डायहाइड्रोपायरिडीन ही यूज की जाती हैं। तो मैंने आपको बता दिया डी से थायराइड टाइप डाययूरेटिक, एब्रीवेशन बता दिया, अब इसको स्टडी करते हैं। अगर एक बंदा आपसे आया है, आपके पास आया है जो कि 55 ईयर्स से कम है, तो आप उसको ए ड्रग देंगे। ए ड्रग कौन सी थी? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अगर वो उनको इंटॉलरेंट है तो एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अच्छा, अगर 55 ईयर से ज्यादा है या ब्लैक ओरिजिन का है, किसी अगर ब्लैक ओरिजिन का और किसी भी एज का है, तो फिर आप उसको सी या डी ड्रग देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या थायराइड टाइप की डाययूरेटिक। स्टेप 2 के अंदर बच्चे आप उसको देंगे, या तो ए प्लस सी करेंगे या ए प्लस डी करेंगे, ठीक हो गया? सी प्लस डी कभी भी नहीं करेंगे, ये मेरी बात याद रखनी है आपने। आप एंजियोटेंसिन के साथ ऐड करेंगे या तो कैल्शियम या फिर थायराइड। कैल्शियम और थायराइड को इकट्ठा नहीं करना। हाँ, स्टेप 3 में अगर फिर भी उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर आप तीनों ऐड कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप फर्दर डाययूरेटिक थेरेपी ऐड करें और अल्फा बीटा ब्लॉकर्स को कंसिडर करें। चलो बच्चों, ये था